हेलो एंड वेलकम टू बफिन बबल्स। अब तक आप सबने सुन ही लिया होगा कि तालिबान ने काबुल और अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है। और इसी के साथ साथ आप सब एक नाम बार बार सुन रहे होंगे, जो है नॉर्दर्न अलायंस। और बोला तो ये भी जा रहा है कि अगर अब अफ़गानिस्तानी लोगों को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस और अब्दुल्ला सालेह ही हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओरिजिनली नॉर्दर्न अलायंस के फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसके एलाइज के बारे में। शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न अलायंस के बारे में कुछ जनरल बातें जान के। सबसे पहला ये कि नॉर्दर्न अलायंस का ओरिजिनल नाम था यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सल्वेशन ऑफ अफ़गानिस्तान। 2001 में ये अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ अफ़गान एरिया को कंट्रोल करती थी, वो भी तब जब तालिबानी गवर्नमेंट वहाँ पे पीक पे थी। ये एक मिलिट्री अलायंस थी जो कि अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन लीडर्स ने बनाया था और ये 1996 से 2001 तक थी। अभी आपके सामने 2001 में अफ़गानिस्तान का मैप है, जिसमें ये रेड रीजन जो आप देख रहे हैं ऊपर नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान पे, वो नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था 2001 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर अफ़गानिस्तान में ये इंस्टेबिलिटी अराइज कैसे हुई। उसको जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पास्ट में, और हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि आखिर सोवियत अफ़गान वॉर जो कि 1979 से 1992 तक चला था, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1971 में अफ़गानिस्तान पे यूएसएसआर, जो कि आज हम रशिया, उज़्बेकिस्तान और काफ़ी देश मिलके एक यूएसएसआर बनता था, उन्होंने 1979 में अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया और उन्होंने वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार बना दी। पर जैसा मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग थी इंस्टेबिलिटी की, तो यूएसएसआर के अगेंस्ट वहाँ के लोकल मुजाहिदीन लीडर्स एक साथ आ गए और उन्होंने यूएसएसआर की फॉर्म गवर्नमेंट पे कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू कर दिया और एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। और फिर 1992 में जब यूएसएसआर वहाँ से चला गया और वहाँ की गवर्नमेंट फॉल हो गई, तो उस टाइम पे एक पेशावर एकॉर्ड साइन हुआ और 1992 में वहाँ के लोकल लीडर्स ने मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, जिसको कि कहते थे इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान। इसके बाद स्टोरी में नेक्स्ट ट्विस्ट आता है 1994 में, जब तालिबान ने 1994 में अफ़गानिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट कांधार और बाकी अफ़गान प्रोविंसेस जहाँ पे अफ़गानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं था, उन्होंने बफर जोन को क्रिएट किया और वहाँ पे अपना कंट्रोल सेट कर लिया। और फिर धीरे धीरे तालिबान की पावर बढ़ती गई और उन्होंने 1995 में काबुल पे अटैक कर दिया और इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान को डिफीट कर दिया। और कहा यह भी जाता है कि इस अटैक में तालिबान के साथ दिया था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तानी मिलिट्री ने उन्हें ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी दी, जिसकी वजह से तालिबान इतना पावरफुल हो गया कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक करा और काबुल को जीत लिया। और जैसे ही तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा हुआ, उन्होंने तुरंत 27 सितंबर 1996 को अफ़गानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को यूएन कंपाउंड से उठाया और उन्हें बहुत मारा और एंड में उनको लैंप पोस्ट पे फांसी पे लटका दिया। इस दिन को अफ़गान हिस्ट्री का सबसे ब्लैक मोमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहीं से तालिबान की राइज की स्टार्टिंग हुई थी। अब जैसे ही तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया और अफ़गानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को मार दिया और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो वहाँ पे कंट्रोल कर रही थी 1992 एकॉर्ड के अकॉर्डिंग, उसको भी भगा दिया। तो अब स्टार्टिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न अलायंस की। तो नॉर्दर्न अलायंस की बेसिक फाउंडेशन तो तभी लग गई थी जब तालिबान ने नजीबुल्लाह को मारा था। और उस टाइम अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी और जो उसके बचे हुए लोग थे, उसके बचे हुए लीडर थे, वो लोग तालिबान के कैप्चर से बिल्कुल खुश नहीं थे। बट तालिबान उस टाइम पे बहुत ताकतवर था, तो उन लीडर्स को अफ़गानिस्तान के नॉर्थन रीजन में फॉल बैक करना पड़ा और हिंदू कुश वैली में जाके अपने आप को तालिबान के कहर से बचाना पड़ा। और हिंदू कुश वैली को चुनने का उनके पीछे का मेन रीज़न ये था कि हिंदू कुश वैली में इतनी गुफाएं हैं, इतने उनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि वो लोग आराम से तालिबान से बच सकते थे। और उसमें भी उनका मेन हेडक्वार्टर था पंजशीर। पंजशीर भी उस टाइम में एकमात्र ऐसा रेजिस्टेंस पॉइंट था जहाँ पे तालिबान ने कभी कैप्चर ना किया। और एक सबसे मेन रीज़न था कि जो तालिबानी फाइटर्स थे और तालिबान था, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पश्तून एथनिसिटी के थे, जो कि मेनली सर्दर्न और सेंट्रल अफ़गानिस्तान में मिलते हैं। और जो लोग नॉर्दर्न अलायंस में, वो सब बेसिकली तजाक्स और बाकी एथनिसिटी ग्रुप से थे। और तालिबान को अपोज करने का सबसे मेन रीज़न जो नॉर्दर्न अलायंस देती है वो ये था कि तालिबान और अलकायदा पाकिस्तानी और अरब बैक्ड हैं। इनका जो भी सपोर्ट है वो पाकिस्तानी, और ये ओरिजिनली अफ़गान के है ही नहीं। ये लोग फॉरेनर्स हैं जो पाकिस्तान और अरब से आए हैं और ये अफ़गान की लैंड को
को कैप्चर करके गलत पर्पसेस या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जो कि नॉर्दर्न अलायंस और अफ़गान के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। यही कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस इतना राइज़ हुआ कि आने वाले टाइम में तालिबान की भी उन्होंने नाक में दम कर दिया। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन के एथनिसिटी वाइज डिवीज़न। एथनिसिटी को बेसिकली हम इंडियन कंटेक्स्ट में कास्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अफ़गान में प्रीडोमिनेटली 42% पश्तून रहते हैं, जो कि मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं तालिबान के। और फिर लिस्ट में सेकंड नंबर पे 27% तजीक्स हैं और बाकी ग्रुप्स हैं। उन सब ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस बनाया था। बट 1996 में और 92 में सबसे पहले तजीक लोग ही थे जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई और बाद में धीरे धीरे बाकी ग्रुप्स ने आके उनको ज्वाइन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उस टाइम में नॉर्दर्न अलायंस के लीडर्स कौन थे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस इतनी ज़्यादा फुल प्रूफ हो गई कि तालिबान अपने फुल पीक पे भी कभी उन्हें नहीं हरा पाया। जो कि सबसे पहला नाम आता है वो है अहमद शाह मसूद, जिन्हें की कहा जाता था पंजशीर का शेर, और करीम खाली और भी काफ़ी सारे लीडर्स थे। अभी आपकी स्क्रीन पे जिसकी फ़ोटो आ रही है उनका नाम है अहमद शाह मसूद, जिन्हें कि मैंने जैसे कि पहले बताया टाइगर ऑफ पंजशीर भी कहा जाता था। इनको टाइगर ऑफ पंजशीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि कहा जाता है कि यूएसएसआर ने, जी हाँ आपने सही सुना, यूएसएसआर ने भी 9 बार इनके इलाके पंजशीर पे अटैक किया और हर बार यूएसएसआर को हारना पड़ा। और ये अफ़गानिस्तान में इतने फेमस हो गए थे कि हर अफ़गानी के मुंह पे इनका नाम होता था और जब भी उन्हें कोई साहसी बात करनी होती थी तो वो इन्हीं के नाम की कसम खा के वो कार्य करते थे। और इतना ही नहीं, ये जो अफ़गान गवर्नमेंट 92 में बनी थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर नॉर्दर्न अलायंस की क्या स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने एक तालिबान जो कि एक कंट्री पे पूरा रूल कर रहा था उसको रोक के रखा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2001 में नॉर्दर्न अलायंस के पास 30,000 एक्टिव ट्रूप्स थे प्लस 15,000 रिजर्व ट्रूप्स थे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनका हेडक्वार्टर पंजशीर में था, जो कि काबुल से 100 किलोमीटर नॉर्थ पे है और हिंदू कुश वैली के एकदम फुट स्टेप्स पे है। और 2001 में डाटा के अकॉर्डिंग ये अफ़गानिस्तान के 30% एरिया पे कंट्रोल भी करते थे और इन्होंने कई बार तालिबान को उन्हीं के एरिया में जाके हराया भी था। एक फेमस स्टोरी तो ये भी है कि तालिबान ने एक बार 1998 में अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने 90% वॉरियर्स को उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस पे अटैक करने के लिए भेज दिया था। बट उसमें नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को बहुत बुरी तरह हराया और उसके बाद से तालिबान ने कभी भी नॉर्दर्न अलायंस पे डायरेक्ट अटैक नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से एलाइज थे नॉर्दर्न अलायंस के जिसकी वजह से उन्हें इतनी सारी एम्यूनेशन मिलती थी, इतनी स्ट्रेंथ मिलती थी और इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती थी कि वो तालिबान से लड़ सकें। उस लिस्ट में नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान, रशिया, इंडिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान। और आप लोग खुद ही सोचिए, जब टॉप 3 कंट्रीज जिसमें कि यूएस, रशिया और इंडिया, जब ये 3 कंट्री किसी भी एक ग्रुप को सपोर्ट करेंगे तो उस ग्रुप की पावर और स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी, वही हमने यहाँ भी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेसिकली नॉर्दर्न अलायंस किन किन राइवलरीज से और किन किन एनिमीज से लड़ रही थी और क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। जो नॉर्दर्न अलायंस का मेन राइवल उनमें से एक तो टॉप पे तालिबान था ही, प्लस उनकी लिस्ट में अलकायदा भी था। हाँ, अलकायदा वही ग्रुप है जिसको ओसामा बिन लादेन भी हेड करता था और अलकायदा वही ग्रुप है जिसको पाकिस्तानी आर्मी और सऊदी अरेबिया की आर्मी भी सपोर्ट करती थी। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी और सऊदी अरेबिया की आर्मी भी नॉर्दर्न अलायंस की डायरेक्ट एनिमी थी। अब आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब नॉर्दर्न अलायंस इतनी पावरफुल थी तो ऐसे क्या रीजंस आए कि उन्हें डिसॉल्व होना पड़ा और करंटली नॉर्दर्न अलायंस को हमें फिर से राइज देख रहे हैं अफगानिस्तान में। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब 9/11 का अटैक हुआ यूएस पे, तो यूएस ने बदला लेने के लिए पूरे अफगानिस्तान को अपने अंदर ले लिया, उसको कंकर कर लिया। जब अफगानिस्तान यूएस के कंट्रोल में था तो उन्हें डायरेक्ट कोई भी थ्रेट नहीं था नॉर्दर्न अलायंस को उनसे, तो इसलिए वो नॉर्दर्न अलायंस उस टाइम पर डिसॉल्व हुई। और इसका एक और मेन रीज़न था कि जो ओसामा बिन लादेन था उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस ने मार दिया था, तो अलकायदा ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो गया था। और जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अमेरिका के नाम से वैसे ही डरता है, जहाँ पे अमेरिका आ गया वहाँ पे पाकिस्तान कभी भी कुछ नहीं कर सकता था। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस डिसॉल्व हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर नॉर्दर्न अलायंस 2.0 है क्या, जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि यही एकमात्र पॉसिबल फोर्स है जो तालिबान को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उन्हें वहाँ से हटा सकती है पावर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालिबान ने फिर से काबुल और अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया है, और हमने ये भी सुना है कि फिर से तालिबान को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर कहीं से मिल रही है तो वो है पंजशीर। और पंजशीर ही नॉर्दर्न अलायंस का हेडक्वार्टर्स भी रह चुका है और नॉर्दर्न अलायंस का मेन गढ़ भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि पंजशीर ही वो एरिया है जहाँ से अहमद शाह मसूद, जिन्हें की शेर ऑफ पंजशीर भी कहा जाता है, वो वहाँ ही से आते हैं।
और जो अमरुल्लाह सालेह हैं जो कि अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने खुद को अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया है, वो नॉर्दर्न अलायंस 1.0 में एक मेंबर थे और उन्होंने अहमद शाह मसूद के बहुत ही खास व्यक्ति थे और सपोर्टर थे। और जैसा कि आप सबने सुना होगा कि करंट नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर हैं वो अहमद शाह मसूद के बेटे ही हैं। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि मैं अमरुल्लाह सालेह को अगर कहीं से सपोर्ट चाहिए था तो वो ऑटोमेटिकली पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस ही था। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्दर्न अलायंस की करंट स्ट्रेंथ कितनी है। करंटली नॉर्दर्न अलायंस की स्ट्रेंथ है 30,000 सोल्जर्स और प्लस इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50,000, हाँ आपने सही सुना, 50,000 जो अफ़गान आर्मी के ट्रूप्स जिन्होंने कि अभी तक अपना सरेंडर नहीं किया था या जिन्होंने अब हार नहीं मानी थी, वो लोग भी धीरे धीरे पंजशीर पहुंच रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन है, अब ना तो यूएस उनकी हेल्प कर रहेगा, ना ही रशिया उनकी हेल्प करेगा, तो उनकी लास्ट होप सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस और उनके वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ही हैं। और जैसा कि नॉर्दर्न अलायंस का पास रिकॉर्ड भी रहा है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस ही अफ़गानी लोगों के लिए एक आखिरी होप ऑफ द रे है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।